गुड मॉर्निंग आप सभी को। और सब बढ़िया साहू जी, और आप सभी सब बढ़िया? ठीक, देखिए आज हमारा पार्ट 2 है नाभिक पर। आज देखिए बस अब थ्योरिकल बचा है, कुछ बचा ही नहीं है इसमें, पढ़ाने लायक ऐसा कुछ नहीं है, पूरा केमिस्ट्री का है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बंधन ऊर्जा क्या है, आपका द्रव्यमान क्षति क्या है, ठीक है। चलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ। जैसे द्रव्यमान क्षति क्या होता है, नाम से स्पष्ट है कि किसी द्रव्यमान में क्या होना, कमी होना द्रव्यमान क्षति कहलाता है। क्या होना, द्रव्यमान में क्या होना, क्षति होना। आप जानते हैं जो नाभिक होता है न्यूक्लियनों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियन मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। जो नाभिक होता है वो न्यूक्लियनों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, ठीक है। तो नाभिक का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान बोलिए, लिखिए चलिए, नाभिक का द्रव्यमान तथा न्यूक्लियन के कुल द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान तथा बोलिए नाभिक का द्रव्यमान तथा न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है। फिर से बोलूं, आप जानते हैं कि जो नाभिक होता है न्यूक्लियनों से मिलकर बना होता है, पता है कि नहीं। न्यूक्लियन मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक का द्रव्यमान तथा न्यूक्लियनों के क्या जी, कुल द्रव्यमान के अंतर को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है। आया समझ में, इजी है, समझे कि नहीं। पूछेगा 1 मार्क्स 2 मार्क्स का तो लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बंधन ऊर्जा। क्या देखते हैं, बंधन ऊर्जा। ये सब छोटे छोटे पार्ट है थ्योरिकल, इसीलिए इसको लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए बंधन ऊर्जा की अगर आप बात करें तो जो नाभिक के जो न्यूक्लियन को, जो नाभिक में जो न्यूक्लियन होते हैं, नाभिक के न्यूक्लियनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, बोलिए मेरे साथ, नाभिक के न्यूक्लियनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए जो आवश्यक जो ऊर्जा होता है उसी को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। नहीं समझे, जो न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियन जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको अलग करने के लिए, ठीक है, ये प्लस है ना, इसको अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा। नहीं आया समझ में, पेपर में आएगा बस 1 मार्क 2 1 मार्क्स 2 मार्क्स का ही आएगा। आपसे पूछेंगे बताइए कि बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं, बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप बोलना सर बंधन ऊर्जा उसे कहते हैं नाभिक के न्यूक्लियनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं बेटा, बंधन ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आप लोग को, आ गया। इस चैप्टर में वैसे कुछ नहीं है, आप लोग पूरा केमिस्ट्री में पढ़ लिए हो, पढ़ाने लायक मुझे कुछ लग ही नहीं रहा है, पूरा थ्योरी है, आप लोग पढ़ सकते हो। चलो फिर भी पढ़ा दे रहा हूँ 1-2 टॉपिक। जैसे नाभिकीय विखंडन, आप सबके बुक तो लाए होगे, लाए हो ना। तो नाभिकीय विखंडन क्या है, देखिए न्यूक्लियर फिजन ना, फ्यूजन और फिजन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नाभिकीय विखंडन, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। और फ्यूजन मतलब क्या होता है बताइए, दोनों अलग अलग होते हैं, फिजन और फ्यूजन, ठीक है, आ रहा है समझ में। फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन, ठीक है, ये नाभिकीय विखंडन है, न्यूक्लियर फिजन। देखिए क्या होता है नाभिकीय विखंडन, क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जो भारी नाभिक होते हैं, जो बड़े नाभिक होते हैं, भारी नाभिक का, किसका, भारी नाभिक का क्या होना, छोटे छोटे भाग में, किसमें जी, छोटे छोटे नाभिक में, भारी नाभिक का बड़े नाभिक का छोटे छोटे नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को ब्रेक होना ही क्या, स्मॉल नाभिक न्यूक्लियस में ब्रेक होना ही क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। नहीं समझे, नाभिकीय विखंडन क्या है, तो भारी नाभिक का, बोलो मेरे साथ, भारी नाभिक का
छोटे छोटे नाभिकों में टूटना ही क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। देखो इसमें लिखा है किसी भारी, आपकी बुक में क्या लिखा है देखिए, किसी भारी परमाणु के किसी नाभिक का लगभग 2 समान आकार वाले नए तत्व के नाभिकों में टूट जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। किसी भारी नाभिक का क्या होना, 2 समान आकार वाले अलग अलग भाग में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन बड़ा इजी है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे नाभिक का, ठीक है, आपस में मिलकर जो बड़े नाभिक बना दे वो नाभिकीय संलयन कहलाता है। समझे कि नहीं, आया समझ में आप लोग को? तो इसमें कुछ है नहीं पढ़ने लायक, आप लोग पूरा थ्योरी पढ़ सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे यदि हम बात करें यूरेनियम यूरेनियम की बात करते हैं, ठीक है, यूरेनियम 92 235, ठीक है, ये जो यूरेनियम पर जब बमबारी किया गया, मतलब जब इसमें अल्फा किरणों की जब बौछार की गई, तो ये क्या हुआ, ये जो है कुछ जिसमें इसमें मतलब ये न्यूक्लियनों की का जब बौछार किया गया तो होता क्या है, ये 2 पार्ट्स में ब्रेक कर जाते हैं, एक होता है बेरियम और एक होता है क्रिप्टॉन। आ रहे समझ में? इस 2 पार्ट में क्या हो गया, यहाँ टूट गया। आ रहे समझ में? समझे आप लोग, किसमें किसमें टूट गया, बेरियम और क्रिप्टॉन में। आप सभी के बुक में तो ये सब लिखा है, ठीक है, आ रहे समझ में? तो ये बेरियम और ये क्रिप्टॉन, ठीक है, 56 141 और ये होता है आपका 39 होता है, नहीं 36 और 92, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, 36 और 92। और इससे क्या होता है, इससे 3 न्यूट्रॉन जो है, एनर्जी जो है निकलता है, कितना एनर्जी निकलता है, 3 न्यूट्रॉन एनर्जी क्या होता है इससे निकलते हैं, ठीक है जी। और ये क्या होता है, एक चेन सीरीज होते हैं, मतलब मान लीजिए अगर ये न्यूट्रॉन जैसे टूटा, मान लीजिए यूरेनियम 92 235 जैसे ये टूटा, तो क्या होता है, ये अलग अलग, जैसे इसमें टूट गया बेरियम में और क्रिप्टॉन में, फिर ये जो है ऐसे 3 पार्ट में जो है ये टूटते रहता है, मतलब एक चेन बनाते रहता है। आ रहा है समझ में? फिर ये इसका एक पार्ट क्या होगा, ऐसे 3 चेन बनाता है। समझ में आ रहा है जी? इस प्रकार से क्या होने लगता है, यह टूटने लगता है। तो मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूँ, नाभिकीय विखंडन क्या है बेटा। तो नाभिकीय विखंडन उसे कहते हैं, भारी नाभिकों का छोटे नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ऑटो हॉर्न जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, ऑटो हॉर्न ऐसे वैज्ञानिक थे जो ऑटो हॉर्न ऐसे वैज्ञानिक थे जो अल्बर्ट आइंस्टीन के एक फार्मूला था E = mc², उस फार्मूले का यूज करके 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया। वो एक छोटा सा धमाका था, छोटे लेवल का, उसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। आ रहे समझ में? ये ऑटो हॉर्न ने जो है उसके फॉर्मूले को यूज करके, किनके फॉर्मूले को, अल्बर्ट आइंस्टीन के फॉर्मूले को, कौन सा फॉर्मूला, E = mc², इस फॉर्मूले का यूज करके कितना बड़ा जो है धमाका, वो छोटा धमाका था, वो उससे भी बड़ा बड़ा धमाका होता है। आज जापान में या बड़े बड़े ऐसे कई देशों में ये हमारे लिए जितना हानिकारक होता है, ये परमाणु बम, ये एटम बम, हाइड्रोजन बम, वो उससे ज़्यादा हमारे फायदे के लिए भी तो है। आज हम एनर्जी, हमारे देश में तो बहुत सारे थर्मल पावर है, तो हमको ज़रूरत नहीं, लेकिन जिस देश में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो लोग उस प्रकार के न्यूक्लियर फ्यूजन करा के जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, जैसे जापान में होता है। आया समझ में? लेकिन अभी आप जानते हैं जापान में एक बार, अब हर साल वहाँ तो वो होता है, अर्थक्वेक होता है, आप लोग पता होगा, पता है कि नहीं? बीच में उसको बंद करना पड़ा था, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान बहुत होता है उससे। अगर गलती से थोड़ा मोड़ा लीकेज हो गया वो एरिया, तो समझ रहे हो, छोटा सा गैस सिलेंडर कितना धमाका करता है, तो सोचो, तो वो तो बम है भाई, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है। आया समझ में? आया आप लोग को? तो नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, जब अर्थात किसी भारी नाभिक का क्या होता है, लगभग 2 समान आकार वाले छोटे नाभिकों में टूट जाना ही क्या होता है,
बताइए, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? और ऑटो हॉर्न वैज्ञानिक ने क्या किया था? हिरोशिमा, और जो हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराया गया था ना, वो यही था, याद रखना, यूरेनियम 92 235। ठीक है, आ रहा है समझ में? और ये श्रृंखला होता है, मतलब एक गिरा फिर उसके टूटते टूटते ऐसे जाता है वो। आ रहे समझ में? समझ आया आप लोग को? आया कि नहीं जी? नाभिकीय संलयन क्या होता है? देखिए, नाभिकीय संलयन क्या होता है बता रहा हूँ, इसको लिख लोगे, सब आपकी बुक में दिए, सब थ्योरी चैप्टर है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो इसको, बुक में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लो, डेफिनेशन को, और क्या करो इसका। ठीक है, सब लिख लेना। और 3 न्यूट्रॉन निकालते हैं करके एनर्जी निकलता है बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, एक होता है अब नाभिकीय संलयन। क्या होता है? ठीक है, नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन क्या होता है? वो बड़े नाभिक का छोटे छोटे नाभिक में टूटना। इसमें क्या होता है, 2 हल्के या 2 छोटे जो परमाणु के नाभिक होते हैं संयुक्त होकर एक नया या एक बड़ा क्या बनाते हैं? नाभिक बनाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। संलयित होना मतलब छोटे छोटे नाभिकों का आपस में मिलकर क्या करना? एक बड़े नाभिक का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। आया समझ में? आ रहा है जी? यहाँ पे जैसे हम 2 न्यूट्रॉन लेते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन की, यहाँ पर 2 प्रोटॉन मिलकर एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनाते हैं, पॉजिट्रॉन बनाते हैं। आपकी बुक में सब दिया हुआ है, देखिए। जैसे हाइड्रोजन, देखो 2 न्यूट्रॉन मिलकर दो, जैसे 2, आप जानते हैं हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसका परमाणु भार अलग अलग होता है। याद है कि नहीं? आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, पढ़े हो ना? हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं, पढ़े हो ना? तो जो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, H1 परमाणु क्रमांक तो वही रहता है, लेकिन भार इस प्रकार से ये आपस में मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? हीलियम बनाते हैं। आ रहा है समझ में? क्या बनाते हैं? आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। ठीक है, तो 2 न्यूट्रॉन मिलकर आपस में क्या बनाते हैं भाई? हीलियम बनाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये हीलियम, ये 1 1 2 2 2, ये 3, और एक जो एनर्जी हो क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? आया आप लोगों को समझ में? एक एनर्जी क्या होता है यहाँ पे? इस तरीके से बाहर निकल जाता है। और इससे 3 ध्यान सुनेंगे, 3.27 मेगा वोल्ट का जो है एनर्जी जो है निकलता है। 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी होती है, ये क्या होती है? बाहर निकलती है। ये याद रखिएगा, आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको बताना। आ रहा है समझ में? आया कि नहीं? आया? तो बस नाभिकीय संलयन क्या है? छोटे छोटे नाभिक, देखो छोटे छोटे नाभिक का बड़ा नाभिक बनाना, और उसमें क्या था? बड़े नाभिक का छोटा छोटा में टूटना। इजी है कि नहीं? बोलो क्रिश, इजी है? इसमें बहुत सारे देखिए छोटे छोटे दिए हुए हैं, आप लोग इसको पढ़, जैसे नाभिकीय रिएक्टर क्या है, इसको क्या पढ़ा, पूरा थ्योरी दिया हुआ है, देखो दिया है ना। ठीक है जी, जो एक फर्मी नामक एक जो फर्मी एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन थे? फर्मी एक वैज्ञानिक थे, जिनको क्या किया गया था? जिनको नाभिकीय रिएक्टर की खोज में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1958 में। कब दिया गया था? 1958 में फर्मी को जो है नाभिकीय रिएक्टर के लिए क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, इसको आप पढ़िएगा पूरा, ये एग्जाम में आ सकता है, ये पूरा थ्योरी है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और ये तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। ठीक है, 11th में पढ़े होंगे, 11th या 12th में तो होगा ये। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर पढ़ लीजिएगा कि बता दूं। ठीक है,
भारत में भी नाभिकीय रिएक्टर है, जैसे मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई के निकट ट्राम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, अप्सरा, साइरस और जर्लिना कार्य कर रहे हैं वहाँ, ठीक है। और अप्सरा 1956 से तथा जर्लिना 1961 से कार्यरत है। साइरस को कनाडा के सहयोग से बनाया गया। ये सब एक नाभिकीय रिएक्टर के नाम है ये, ठीक है। आप लोग आदमी मत समझना हो उसको। आदमी समझ रहे थे क्या? हाँ, वो सब क्या है? ये सभी नाभिकीय रिएक्टर हैं भाई, ठीक है। आ रहे समझ में? इसको आप लोग पढ़ के आइएगा, नाभिकीय रिएक्टर क्या है, ठीक है। और यहाँ पे मंदक क्या होता है? मंदक उसे कहते हैं जो उसकी अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? कम कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? मंदक कहते हैं। आया समझ में? एक यहाँ पे देखते हैं औसत आयु या माध्य आयु। औसत आयु या माध्य आयु, इसका डेफिनेशन पूछ सकता है कि औसत आयु क्या है? मीन वैल्यू, मीन, हाँ ऐसे कुछ। औसत आयु या माध्य आयु मिला आप लोगों को? इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एवरेज लाइफ ऑफ, एवरेज लाइफ या मीन लाइफ। क्या कहा जाता है? एवरेज लाइफ या मीन लाइफ, ठीक है। ये ठीक है, एवरेज लाइफ या मीन लाइफ किसका? रेडियो एक्टिव पदार्थ का। क्या होता है? तो समस्त परमाणुओं की आयु का योग, ध्यान सुनेंगे, समस्त परमाणुओं के, इसे टा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, समस्त परमाणुओं के आयु का योग बटे परमाणुओं की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? हम औसत आयु कहते हैं। ये परीक्षा में आएगा तो लिख लेना, ठीक है। क्या लिखोगे? लिखना कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु या माध्य आयु सभी परमाणुओं के आयु का योग एवं परमाणुओं की कुल संख्या, ठीक है, के योग एवं परमाणुओं की कुल संख्या का अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत आयु। समस्त परमाणुओं के आयु का योग तथा परमाणुओं की कुल संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत आयु या माध्य आयु कहते हैं। इसे टा से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो इजी है कि नहीं? है ना? नहीं है जी भूमिका? और फॉर्मूला बोल देना, ठीक है। लास्ट में इसका जो फॉर्मूला निकल कर आता है 1/λ होता है, ठीक है। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 मार्क्स, ये चैप्टर ही शायद 3 या 4 नंबर का है, 3 नंबर ना। और 3 नंबर के खाली वो कुछ डेफिनेशन और पूछ देगा, या तो ये पूछ देगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन हाई इंटीग्रेशन यूज किया गया है उसमें, आप देख सकते हैं। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इतना जो है कैलकुलस उसमें यूज किया गया है, ठीक है। और लॉग, ये सब बहुत सारे इसमें यूज हैं, तो वो पूछने वाला नहीं है उसको, बस ये पूछेगा, ये बस आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। होलोकॉस्ट क्या होता है? तो होलोकॉस्ट क्या होता है? नाभिक से अनियंत्रित ऊर्जा का मुक्त होना ही यह विस्फोट कहलाता है, ठीक है। इन सभी को हम होलोकॉस्ट कहते हैं। जो नाभिक बृहत ऊर्जा का क्या है? आप जानते हैं जो नाभिक है, यहाँ पे देखिए नाभिकीय होलोकॉस्ट क्या है? नाभिकीय होलोकॉस्ट क्या है? तो आप बता सकते हैं नाभिक क्या है? बृहत ऊर्जा का क्या है जी? स्रोत है। नाभिक से अनियंत्रित ऊर्जा का मुक्त होना परमाणुविक विस्फोट कहलाता है। परमाणुविक विस्फोट के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को नाभिकीय होलोकॉस्ट कहते हैं। मतलब परमाणु के विस्फोट के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न होता है, परमाणुओं के विस्फोट के कारण जो क्या परिस्थिति उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? होलोकॉस्ट कहते हैं। मतलब जो दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे आप जानते हैं हिटलर ने भी होलोकॉस्ट बनाया था, जहां यातना शिविर, जहां लोगों को मारते थे, यही सब होता था, ठीक है। उससे जो परिस्थिति उत्पन्न होता है उसको होलोकॉस्ट कहते हैं। जैसे परमाणु बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, इससे जो जो नुकसान होते हैं, ठीक है, सब आप पढ़ लीजिएगा ये, ठीक है। बस ये चैप्टर में कुछ नहीं, खत्म हो गया, ठीक है। आ रहे समझ में? तो ये आप पढ़ लीजिएगा, थ्योरी है,
ठीक है, अच्छे से फिर पढ़ाई कीजिए। ओके, फिर हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, 1 हफ्ते का चैप्टर और बचा है इसमें, बस 1 हफ्ते का। 4 दिन में आपका 14 चैप्टर खत्म हो जाएगा और 1 दिन में आपका 15 चैप्टर, मतलब 1 हफ्ते का लेक्चर और है। ठीक है, तो आप रिवीजन स्टार्ट कर दें अच्छे से। ठीक है, चलिए इसको नोट कर ले, करना है तो क्या नोट करोगे इसको। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ गए। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं।